एजेंसी में भी जो ज्यादतियां हुई उसमें भी आरएसएस और बीजेपी के लोगों का एक बड़ा हाथ रहा है। फिर इमरजेंसी से इतनी आपत्ति क्यों? नहीं, झूठ से तो सभी सच्चे व्यक्तियों को हमेशा आपत्ति रहेगी, तो आपत्ति तो उससे भी थी और इससे भी है। रोज हो रहा है जब आप ये देख रहे हैं कि आपका शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है, रोजगार का अधिकार छीना जा रहा है, आपको एक भिखारी बना दिया गया 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के लिए अपने ही देश में, और मोदी जी बता रहे हैं मैं दे रहा हूं। हो जो उस समय इमरजेंसी के टाइम में हुआ उतना और उससे कहीं ज्यादा हो रहा है, लेकिन क्योंकि इमरजेंसी नहीं है इसलिए मोदी जी ये कह के बच सकते हैं कि देखिए मैंने तो इमरजेंसी नहीं लगाई। तो ये जो बचने का काम है ना, उसके लिए ये फिल्म आई है, इसलिए हम उसको ज्यादा विरोध करते हैं। ठीक है, मतलब वो खुले आम ये कह पा रहे हैं कि मैंने आप लोगों को इस हाल में कर दिया कि मुझे सरकार के पैसे से आपको 5 किलो अनाज हर महीने देना पड़ेगा, आपको खाने के लाले पड़ रहे हैं, और वो इसको कह पा रहे हैं के लिए कि मोदी जी ने पूरी देश की जनता का इतना बेवकूफ़ बनाया, ताली और थाली बजवा दी सबसे। ये इस फिल्म का ऑपोजिशन करना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ऑपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि जाके फिल्म देख लें। फिल्म नहीं देखनी है बिल्कुल भी, ये किताब पढ़नी है। ये आज के प्रधानमंत्री के अत्याचारों को भूल जाओ, उस समय के याद करो बस। ये इसकी मंशा है, इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। उस समय तो कुछ भी नहीं हुआ था जो इस समय हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। आपातकाल और अघोषित आपातकाल को लेकर बीते कई सालों में चर्चाएं तेज हैं। केंद्र सरकार पर यह आरोप लगते रहे कि केंद्र सरकार के राज में कार्यकाल में देश के अंदर अघोषित आपातकाल की सिचुएशन बरकरार है। लेकिन सवाल ये इसलिए ज्यादा उठने लग गया है क्योंकि हाल ही में रिलीज हुई, पर्दे पर आई फिल्म इमरजेंसी, कंगना रनौत जो कि अभिनेत्री हैं, बीजेपी की सांसद हैं, एक लंबे समय से इनकी फिल्म अटकी हुई थी, विवादों से घिरी हुई थी, लेकिन आखिरकार ये पर्दे पर आ गई है। अब ऐसे में सवाल ये है कि इसकी मंशा क्या है? इस फिल्म को लाने के पीछे क्या कोई प्रोपोगेंडा है या फिर एक कोशिश है कि इमरजेंसी पर नजर दौड़ाई जाए? मेरे साथ महमूद प्राचा जी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं, और आज प्रेस वार्ता के जरिए उन्होंने कई बड़े खुलासे किए। समझते हैं इमरजेंसी की कहानी क्या है, और इसी के साथ साथ दिल्ली चुनावों में जिस तरीके से चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर भी बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। प्राचा जी, आप से हम हमेशा हर मुद्दे पर बातचीत करते रहे हैं। आप ईवीएम के खिलाफ एक प्रमुख चेहरा भी हैं जिसकी लड़ाई आप लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन अब इमरजेंसी को लेकर आपने प्रेस वार्ता की। क्या कुछ बड़े खुलासे आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने किए हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, अगर इमरजेंसी की बात की जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की मेरी सबसे महत्वपूर्ण वजह इमरजेंसी के बारे में ये किताब थी जो MG देवा साहब ने लिखी है, और मैं ये चाहूँगा कि आरएसएस और बीजेपी ने उस समय भी इमरजेंसी में भी जो ज्यादतियां हुई उसमें भी आरएसएस और बीजेपी के लोगों का एक बड़ा हाथ रहा है। और ये किताब उस समय के ट्रोजन हॉर्सेस और स्लीपर सेल जो आरएसएस और बीजेपी के कांग्रेस के अंदर थे उसको ये उजागर करती है। आज के परिप्रेक्ष्य में जो स्लीपर सेल्स हैं आरएसएस और बीजेपी के कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसको समझने में बहुत काम आएगी ये किताब। तो ये क्योंकि एक आरएसएस का प्रोपेगेंडा के लिए, जिसके लिए आरएसएस और बीजेपी ने ये एक फिल्म बनवाई है और उसके लिए कंट्रोवर्सी भी की है, क्रिएट खुद ही की है। वरना जो खुद एक तरह से सीरीज फाइल्स बनाई, कश्मीर फाइल, केरला फाइल, ये फाइल, वो फाइल, जो मोदी जी के ऊपर खुद फिल्में बनवाई और उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट करा के, ये सब एक प्री प्लानिंग से जो काम करते हैं वो इस फिल्म में भी किए गए। लेकिन उसके बाद भी फिल्म नहीं चल पा रही है शायद, ऐसा मुझे खबरें आ रही हैं। तो लेकिन ये फिर कुछ लोग तो भटकेंगे ही ना। तो ये मौका मैंने ये सोचा कि इस किताब के बारे में भी लोगों को बताऊं जो अभी अभी रिलीज हुई है कुछ ही दिन पहले, इमरजेंसी एंड न्यू इमरजेंसी। इसमें MG देवा साहब द्वारा किताब लिखी गई है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि MG देवा साहब कौन है? हम सब उन्हें एक बहुत बड़े सिविल सोसाइटी के फेस के रूप में जानते हैं, मगर वो इमरजेंसी के समय में जो कलेक्टर थे चंडीगढ़ में, जहाँ चंडीगढ़ में जयप्रकाश नारायण साहब जेल में बंद थे, तो उन्होंने उस समय उनके साथ इंटरेक्शन किया, डिटेल में इंटरेक्शन किया
और उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी कि इंदिरा जी और जयप्रकाश जी आपस में बात भी कर लेते और इमरजेंसी विड्रॉ हो जाती। लेकिन आरएसएस और बीजेपी के जो स्लीपर सेल्स थे ना, उन्होंने ये काम नहीं होने दिया। ये इस किताब में डिटेल्स लिखी हैं। उस समय आरएसएस और जो एक बहुत ही ज़्यादा ऐसी दृष्टि से हर एक देश की जनता देखती थी कि ये वो संगठन है जिसे सरदार पटेल ने बैन किया था। वो इनकी छवि पहली बार अगर कहीं से थोड़ी सी एक्सेप्टेबिलिटी आई तो वो इमरजेंसी के दौरान आई। ये किताब ये बताती है कि कितनी बड़ी साजिश करके इंदिरा जी को और जयप्रकाश जी को, क्योंकि इंदिरा जी चाहती थी कि जयप्रकाश जी से बात हो और जो भी वो करेक्टिव मेजर्स, क्योंकि उनको अपना सीनियर मानती थी, वो लेने हैं वो ले लें, लेकिन स्लीपर सेल्स ने रोक के रखा और आरएसएस को दोबारा एक एक्सेप्टेबिलिटी दिलाने के लिए स्लीपर सेल्स ने इतना बड़ा भीतरघात किया। आज भी वही काम हो रहा है। तो आज भी डेमोक्रेसी बचानी है तो इन स्लीपर सेल्स को बाहर निकालना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि गांधी फैमिली का हर एक व्यक्ति ये किताब पढ़े और जो भी आज की स्थिति ठीक से समझना चाहता है उस इमरजेंसी के परिप्रेक्ष्य में, कि वो भी इमरजेंसी छोटी पड़ गई थी क्योंकि वो नज़र आ रही थी ना, और उसके बाद तो कम से कम पेपर बैलेट से चुनाव हुए थे, तो जनता ने इतनी बड़ी लीडर का, इतनी बड़ी पार्टी का सुपड़ा साफ करा दिया था पेपर बैलेट की वजह से। ये सबसे बड़ी गारंटी है कि इमरजेंसी के टाइम भी इतनी बुरी हालत नहीं थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस पार्टी जी को, जो कांग्रेस पार्टी थी, वो इतनी बुरी तरह से चुनाव में हारी। ये सबसे बड़ा सबूत है कि उस समय भी इस प्रकार की इमरजेंसी नहीं थी, इतने बड़े लेवल पे इमरजेंसी नहीं थी, अघोषित इमरजेंसी नहीं थी। जी प्राचा जी, इमरजेंसी और अघोषित इमरजेंसी पर मैं आऊँ उससे पहले आपातकाल को लेकर, इमरजेंसी फिल्म को लेकर इतनी जो आपत्ति है वो क्यों? क्योंकि द केरला फाइल्स भी आई, कश्मीरी फाइल्स भी आई, साबरमती फिल्म आई, जिसको बीजेपी सरकार ने हर राज्य के अंदर टैक्स फ्री कर दिया। पूरे कैबिनेट ने बैठकर फिल्म देखी, तो फिर इमरजेंसी से इतनी आपत्ति क्यों? नहीं, झूठ से तो सभी सच्चे व्यक्तियों को हमेशा आपत्ति रहेगी, तो आपत्ति तो उससे भी थी और इससे भी है। लेकिन ये पता नहीं आप क्यों ये निष्कर्ष निकाल रही हैं कि उन फिल्मों से ज़्यादा बड़ी आपत्ति नहीं थी। उस वक्त भी बड़ा, हर एक अम्बेडकरवादी को आपत्ति थी उससे, हर एक संविधानवादी को आपत्ति थी, आज भी है। और ये क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, वो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने ही उन्हें टिकट भी दिया था, तो ये एक और सीरियस एफर्ट है एक इस चीज़ को दबाने के लिए। देखिए, मंशा क्या है, सबसे बड़ी मंशा क्या है? सिर्फ कांग्रेस पार्टी और इंदिरा जी को बदनाम करने की मंशा नहीं है, ये दिखाने की मंशा है कि ये जो आज रोज़ हो रहा है, जब आप ये देख रहे हैं कि आपका शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है, रोजगार का अधिकार छीना जा रहा है, आपको एक भिखारी बना दिया गया 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के लिए अपने ही देश में, और मोदी जी बता रहे हैं मैं दे रहा हूँ। मतलब वो खुले आम ये कह पा रहे हैं कि मैंने आप लोगों को इस हाल में कर दिया कि मुझे सरकार के पैसे से आपको 5 किलो अनाज हर महीने देना पड़ेगा, आपको खाने के लाले पड़ रहे हैं, और वो इसको कह पा रहे हैं। तो वो इस स्थिति को, जब देश में हाहाकार मचा हुआ है, जब कोरोना काल में सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग की लाशें तैरती हुई नजर आई, और उसको ये छुपाने के लिए कि मोदी जी ने पूरी देश की जनता का इतना बेवकूफ़ बनाया, ताली और थाली बजवा दी सबसे, ये सब चीज़ें छुपाने के लिए एक दूसरा नैरेटिव खड़ा करना है कि देखिए वो काम था बड़ा, मैं जो चोरी डकैती और जो ये अत्याचार हो रहा है इस समय, वो उससे छोटा था, इस पर्पस से ये किया गया। तो ये आज के मुद्दे से, ख़ास तौर पे चुनाव में चोरी की जो ईवीएम की मशीन है, उससे ध्यान भटकाने के लिए जो ये काम हो रहा है, तो इसलिए ये किताब महत्वपूर्ण है, और इसीलिए इस फिल्म का ऑपोजिशन करना भी महत्वपूर्ण है। लेकिन ऑपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि जाके फिल्म देख लें, फिल्म नहीं देखनी है बिल्कुल भी, ये किताब पढ़नी है। ये है इसका सही ऑपोजिशन के हर एक व्यक्ति ये किताब पढ़े, खास तौर पे गांधी फैमिली में तो ये किताब सबको पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो क्या आप ये मानते हैं सर कि इमरजेंसी फिल्म जो कि कंगना रनौत की फिल्म है, ये बीजेपी और आरएसएस के तयशुदा एजेंडे के तहत बनाई गई है? बिल्कुल, कि अपने जो गंदे और घिनौने कारनामे हैं ना, जिससे पूरा देश उद्वेलित है, आज हर एक व्यक्ति परेशान है, उससे नज़र भटकाई जा सके, उससे ध्यान बटाया जा सके, ये उस काम के लिए है सिर्फ। कि देखिए उस वक्त इतने अत्याचार किए थे, प्रधानमंत्री ने किए थे, आज के प्रधानमंत्री के अत्याचारों को भूल जाओ,
उस समय के याद करो बस। ये इसकी मंशा है, इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। उस समय तो कुछ भी नहीं हुआ था जो इस समय हो रहा है। उस समय तो कम से कम नजर आ रहा था ना। जैसे उसका एक और एग्जांपल देता हूँ, आरएसएस और बीजेपी इतनी बड़ी दुश्मन नहीं मानता मैं, जितनी बड़ी ये हमारे जो स्लीपर सेल्स हैं उनको मानता हूँ, क्योंकि वो तो नजर आ रहे हैं ना। नजर आने वाली चीज के लिए आदमी अपने आप को तैयार कर सकता है, कोई महिला अपने आप को तैयार कर सकती है, लेकिन जो छुपे हुए छदम दुश्मन है उनसे मुश्किल होती है। जैसे ये बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो बीजेपी को इतनी बुरी बुरी बातें कहते हैं, लेकिन वो उनकी मदद करते हैं। तो ये जो दुश्मन है ना, जो घास में हरे रंग के सांप होते हैं, वो ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। इसी प्रकार से जो अघोषित इमरजेंसी होती है ना, वो ज़्यादा नुकसान देती है, क्योंकि नज़र नहीं आ रही ना, वो डिक्लेयर्ड नहीं है। हमारा खून भी रोज निकाला जा रहा है, लेकिन हम उफ भी नहीं कर पाते, क्योंकि इमरजेंसी तो है नहीं। जी, लेकिन प्राचा जी, देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर अमृत काल चल रहा है। आरएसएस प्रमुख कहते हैं मोहन भागवत जी कि राम मंदिर के बाद देश मिली है, तो देश में तो सब चंगा है, जैसे दिखाया जाता है कि डंका बज रहा है। फिर आप इस कार्यकाल को क्यों आघोषित आपातकाल कह रहे हैं? देखिए, अगर इमरजेंसी लगी होती तब मोदी जी किसी को पकड़ के जेल में डाल रहे होते तो बोलते इमरजेंसी लगी हुई है। तब देश को मतलब इमरजेंसी लगी हुई थी, और तब चाइना को आज ही एक आरटीआई के जवाब का मैं देख रहा था, जो टीएमसी के किसी नेता ने आरटीआई में जवाब लिया है कि 38,000 किलोमीटर जगह खुद सरकार ने बताई है चाइना ने हमारी छीन ली है। और सुब्रमण्यम स्वामी साहब तो कहते ही हैं। तो ये अगर इमरजेंसी में किया जाता तो सब बोलते हैं इमरजेंसी की वजह से देखिए कितना बड़ा अत्याचार कर दिया। ये जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, और जो बेरोज़गार नौजवान सड़क पे बैठते हैं उनको लाठियों से पिटवाया जाता है, नौकरी की जगह लाठी पिटाई मिलती है, या किसान डल्लेवाल साहब हैं वो मरण सैया पे बैठे हुए हैं। अगर इमरजेंसी होती तो सब कहते हैं देखो इमरजेंसी में इतने अत्याचार हो रहा है। हो जो उस समय इमरजेंसी के टाइम में हुआ उतना और उससे कहीं ज़्यादा हो रहा है, लेकिन क्योंकि इमरजेंसी नहीं है इसलिए मोदी जी ये कह के बच सकते हैं कि देखिए मैंने तो इमरजेंसी नहीं लगाई। तो ये जो बचने का काम है ना, उसके लिए ये फिल्म आई है, इसलिए हम उसको ज़्यादा विरोध करते हैं। ठीक है। दिल्ली के अंदर चुनाव हैं और चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ी हुई हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे नेताओं की जो जुबान है वो फिसल रही है, विवादित बयान दे रहे हैं, मर्यादा खो चुके हैं। लेकिन सर, चुनाव आयोग सोया हुआ है, खोया हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे चुनाव आयोग को लेकर? कोई एक्शन अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। ना सोया हुआ है ना खोया हुआ है, वो तो अपनी आरएसएस के कार्यकर्ता होने की भूमिका पूरी कर रहा है, बीजेपी का कार्यकर्ता होने की भूमिका पूरी कर रहा है। तो वो तो डायरेक्टली वही हैं, वो भी तो वही हैं, आरएसएस के एजेंट ही तो हैं। ये जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये क्या हैं? ये तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ख़त्म करके उसके खिलाफ जाके अपॉइंटमेंट तो मोदी जी ने की है, और उसी प्रकार से दूसरे जो दोनों चुनाव आयुक्त हैं वो भी उसी प्रकार से नियुक्त हुए हैं, और वो पूरी ताकत लगा के वही काम कर रहे हैं। वो तो सिर्फ आरएसएस और बीजेपी को जिताने के लिए इन मशीनों में, ईवीएम की मशीनों में धांधली करने का काम कर रहे हैं। वो चुनाव आयुक्त थोड़ी हैं। उन्होंने तो देखिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जब आदेश ही पारित कर दिया कि 90 की 90 सीटों पे मुझे वीडियोग्राफी दे दो, तो उन्होंने कानून ही बदल दिया। तो ये इमरजेंसी है या अघोषित इमरजेंसी है बताइए? इमरजेंसी में तो उठा के मुझे जेल में डाल दिया जाता। अब इन्होंने तो अपना स्वयं का कानून ही बदल दिया। तो ये अघोषित इमरजेंसी होती है। अगर इमरजेंसी होती तो मुझे उठा के या तो गोली मरवा देते या फिर जेल में डाल देते। तो लोग कहते जी प्राचा साहब को जेल में डाल दिया, ये तो इनकी सच्चाई पकड़ी। लेकिन अब इन्होंने कानून ही बदल दिया। तो ये बहुत टिपिकल एग्जाम्पल है घोषित और अघोषित इमरजेंसी का। तो ये एग्जाम्पल भी जी, कानून बदलने को लेकर हमने पहले भी चर्चा की थी, लेकिन सर कांग्रेस पार्टी, जयराम रमेश जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, वो ये सवाल उठा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कि जब भी कोई कानून में तब्दीली की जाती है, संशोधन होता है, तो उसमें सभी राजनीतिक पार्टियों की सहमति या फिर राय ली जाती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रातों रात कानून बदले गए, वो भी सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष की राय और फैसला के तौर पर सुना दिया गया? ये इन्होंने बड़ी रॉकेट साइंस जयराम रमेश जी ने, जो मैं स्लीपर सेल बताता हूँ उन्हें, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस निकाली है। इससे पहले क्या इस प्रकार का कोई काम नहीं हुआ, उसके लिए उन्होंने कभी सुप्रीम कोर्ट में गए नहीं। ऐसा क्यों है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये पहली बार इनको क्यों होश आया? क्यों? क्योंकि आदेश आया आरएसएस और बीजेपी से, मोदी जी और अमित शाह जी से कि ये काम करो। क्योंकि हमारा चुनाव आयुक्त जो है
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक छोटे से सिपाही से हार रहा है। हमारी पूरी शक्ति लगा दी हमने, तब भी हम एक अंबेडकरवादी को नहीं हरा पा रहे। अब हमें आपकी स्लीपर सेल्स की ज़रूरत है। आप केस डालो, क्योंकि चुनाव आयोग से हम केस नहीं डलवा पा रहे हैं। हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट के खिलाफ तो चुनाव आयोग भी जा सकते थे ना, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए ना। उन्होंने अपने से बेटर जो हमला, जो उस हमले से जो चुनाव आयोग डायरेक्ट या मोदी जी और अमित शाह मेरे ऊपर डायरेक्ट हमला कर सकते थे, उससे बड़ा हमला मेरी पीठ पे कराया। और ये इस केस को, और देखिए मज़ेदार बात, ये अभिषेक मनु सिंघवी तो कपिल सिब्बल जी से ज़्यादा समझदार लॉयर है ना, दुनिया जानती है। ये बाहर तो चाहे कोई भी इमेज हो, लेकिन जो वकील हैं वो तो जानते ही हैं। तो कपिल सिब्बल साहब वहाँ क्यों पहुँच गए? और कपिल सिब्बल साहब कौन है? वो कौन है जिन्होंने G23 का निर्माण किया था कांग्रेस के अंदर, वो भी पहुंच गए वहाँ पे, और दोनों मिलके बहस कर रहे हैं जयराम रमेश जी के लिए। तो ये कम सबूत है क्या? ये कम सबूत है कि जयराम रमेश जी कपिल सिब्बल साहब के उसमें जाते हैं इंटरव्यू देने? ये कम सबूत हैं। और कपिल सिब्बल जी कौन है? अगर ये भी मुझे राहुल जी को और मेरे ख्याल से खड़गे जी को समझाना है, फिर तो बहुत ही मुश्किल बात है। तो ये सब चीज़ें तो हैं, तो सब आरएसएस के ही लोग ना ये। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना काम कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर देखिए वर्कर सारे ये ईवीएम के खिलाफ लड़ने को बेकरार हैं। कांग्रेस की लीडरशिप, खड़गे साहब, राहुल जी खुद, राहुल जी क्या बोल चुके हैं कि राजा की जान तोते में है। खड़गे जी क्या बोल चुके हैं कि हम बड़ा आंदोलन पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए और ईवीएम को हटाने के लिए राहुल जी के नेतृत्व में एक भारत जोड़ो यात्रा जैसा संघर्ष करेंगे। 2018 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने क्या रेजोल्यूशन पास किया है कि हम पेपर बैलेट से चुनाव कराएंगे। उदयपुर रेजोल्यूशन क्या हुआ था, देवा सायम साहब ज़्यादा बेहतर बताते हैं ये बात। तो ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके फिर वही ढुलमुल बात कहलाई जा रही है कि हम चुनाव में जो पूरी प्रक्रिया है उसको ठीक कराए जाएंगे। इतना बड़ा असर आज भी है। तो लीडरशिप और वर्कर्स को के बीच में जो ये स्लीपर सेल्स हैं या जो आरएसएस और बीजेपी के एजेंट हैं, उनको थोड़ा एक्सपोज करने का काम मैं कह रहा हूं, ताकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी मजबूत हो। अभी कांग्रेस के लिए बोल रहा हूं, मैं अभी दूसरी पार्टीज पे भी आऊंगा, लेकिन पहले सबसे बड़ी पार्टी को तो थोड़ा मदद कर दें मजबूत बनाने में। लड़ाई पर भी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले परवेश वर्मा जो कि दिल्ली चुनाव में पैसा बांटते दिख रहे हैं, चीज़ें बांटते दिख रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि सबूत लाइए। जो पूर्व सीएम हैं केजरीवाल, वो भी तंज कसते हैं कि चुनाव आयोग किसी तरीके का एक्शन नहीं ले रहा। तो क्या चुनाव आयोग वाकई, जैसा आप कह रहे हैं कि वो संघ और बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, तो वो पूरा प्रमाण दे रहे हैं कि मैं कार्यकर्ता हूँ? बिल्कुल, सबूत तो मैं ला रहा हूँ ना। मेरे लिए तो मोदी जी से बोल के या मोदी जी के कहने पे कानून ही बदले जा रहे हैं। सबूत तो मैं लाया ही था ना। तो सबूत के बाद भी क्या होगा? मतलब चुनाव आयोग के, देखिए अब तो चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पहले तो ये बहाना था कि जी अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा, अब तो चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अब शायद इलेक्शन कमीशन साहब को, क्योंकि जब वो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता और एजेंट का रोल छोड़ देंगे तो उन्हें ये पता लगेगा कि ऑब्जर्वर्स और माइक्रो ऑब्जर्वर्स चुनाव आयुक्त नियुक्त करता है, जो कि वीडियो कैमरा लेके हर एक कैंडिडेट के पीछे पीछे घूमते हैं। ये तो चुनाव आयुक्त को पता ही होगा ना साहब को। तो फिर भी उन्हें सबूत क्या जनता से चाहिए? महमूद प्राचा सबूत लाके देंगे उन्हें? देश की जनता आप लाके देंगी सबूत? सबूत तो उनके पास स्वयं होने चाहिए। उन्होंने सबूत नहीं कलेक्ट किए, इसीलिए तो बोल रहे हैं हम कि वो आरएसएस और बीजेपी के एजेंट हैं। सबूत क्या तो प्रावधान है, कानून में प्रावधान है। बस यही चीज़ें मैं बोलता हूँ, तो इसीलिए मेरे बारे में उनको बुरा लगता है और मेरे खिलाफ तो क्या प्राचा जी बहुत जल्द ही, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कामयाबी आप हासिल करते जा रहे हैं इस लड़ाई में, तो क्या बहुत जल्द आप केंद्र सरकार, राज्यों की सरकारों का पर्दाफाश करने वाले और चुनाव आयोग का भी? देखिए, पर्दाफाश तो मैं कर चुका हूँ। मैं क्या, हमारे जो मुट्ठी भर साथी हैं, देवा सायम साहब, प्यारेलाल गर्ग साहब, जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, राजू पुरलेकर साहब और प्रभाकर परकला साहब, ये सब लोग हम मिलके पर्दाफाश तो पूरी तरीके से कर चुके हैं। जब कानून बदल दिया ना तो पर्दाफाश तो हो चुका है। अब उससे पहले कि मैं आपका सवाल का बाकी जवाब दूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बीजेपी में जो अब तो प्रवेश वर्मा जी के बारे में तो बता दिया, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा है, जो वो अभी तक मना नहीं किया है, रमेश विदुड़ी जी, मैंने ही सबसे पहले बोला थी ये बात। तो आज तक भी मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने ये साफ तौर पे मना नहीं किया है कि रमेश विदुड़ी जी हमारा सीएम का चेहरा नहीं है। तो जिनका सीएम का चेहरा ऐसा हो,
और ये मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी उन्होंने फिर आतिशी के बारे में वही बदतमीजी की है कि वो किस प्रकार से जंगल में घूमती है, कोई हिरनी, ऐसा बोल रहे हैं वो। तो अभी भी चुनाव आयुक्त ने कोई कार्रवाई की उन पे? तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जब बीजेपी का चेहरा चीफ मिनिस्टर का ये है, और मोदी जी ने खास तौर पे ऐसा ही व्यक्ति तो चाहिए उन्हें, जो कपिल मिश्रा जी ना, एक और कैंडिडेट उनके करावल नगर से, उन्होंने तो मोदी जी और अमित शाह जी की एक पूरी ऑडियो क्लिप, ये अमित शाह जी की ऑडियो क्लिप चलाई थी, ये बोलते हुए कि अमित शाह जी मोदी जी के लिए एक किसी महिला का पीछा कर रहे हैं, जिसके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने भी बोला है अभी वो अमेरिका में। मैं तो नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता उन महिला का नाम लेना, लेकिन ये कपिल मिश्रा जी और सुब्रमण्यम स्वामी जी दोनों तो बीजेपी में हैं। तो मोदी जी की तो पसंद ही ऐसे लोग होंगे ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लॉजिकली जो विदुड़ी जी हैं वो महिलाओं के बारे में ऐसे विचार रखते हैं, इसीलिए प्रवेश वर्मा जी से भी बड़े बीजेपी के और आरएसएस के और मोदी जी की खास तौर पे पसंद रमेश विदुड़ी जी हैं, वही सीएम के कैंडिडेट हैं। अब आपके सवाल का मैं दूसरा का जवाब देता हूँ कि ये जो चुनाव आयोग कर रहा है ये इसलिए कर पा रहा है कि स्लीपर सेल्स हैं, वरना चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस पार्टी, मैं तो रमेश इनको कह रहा हूँ ना, आए मेरे साथ मेरे केस में मदद करें ना, जिसमें मैं एफआईआर करा रहा हूँ, वो तो नहीं करेंगे। ये हमारे रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए, और अब मैंने उसको रोड़े का, अब मैं भी उसमें मजबूरी में जा रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ेगा, वरना तो हमारे खिलाफ ये फैसला आ जाएगा। मुझे ऐसा डर है कि ये जानबूझ के केस हारने के लिए इन्होंने किया है, तो मैं भी उसमें इंटरवेंशन फाइल कर रहा हूँ। मैं देश की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जब मुझे आरएसएस और बीजेपी डायरेक्टली बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान को बचाने के काम से नहीं रोक पाए, तो मैं इन स्लीपर सेल से भी रुकने वाला नहीं हूँ। आप लोग निश्चिंत रहें, अंबेडकरवाद जीतेगा, मनुवाद हारेगा। ये मशीनों को जाना ही है, पेपर बैलेट को वापस आना ही है चुनाव से। अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज स्लीपर सेल्स को दूर भगा के हमारा साथ देंगी तो बहुत जल्दी, नहीं तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये जाएगी ज़रूर ईवीएम, और पेपर बैलेट से चुनाव दोबारा होंगे ज़रूर। ठीक है, धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए। दिल्ली के अंदर चुनाव है और चुनाव प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ईवीएम के खिलाफ लड़ाई आगे क्या रुख अपनाती है, किस तरीके से आंदोलन की शुरुआत होती है, या फिर ये मामला ठंडा हो जाएगा। बहरहाल प्राचा जी हैं, प्राचा जी बता रहे हैं कि ये मामला अब और ज़्यादा तूल पकड़ने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ इमरजेंसी फिल्म को लेकर आपकी राय क्या साझा कीजिएगा, बताइएगा कि क्या इमरजेंसी फिल्म बीजेपी का एक प्रोपोगेंडा है या फिर सिर्फ एक कोशिश है कि इमरजेंसी पर नज़र रखी जा सके। आपकी राय साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।